एपिसोड 1 शुरू होता है और हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत 1987 से हुई है। अभी स्प्रिंग का मौसम है और हमें होसो वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर का नज़ारा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है। इसके बाद हम गर्ल हॉस्टल के रूम नंबर 207 में जाते हैं, जहाँ बाकी गर्ल्स की तरह यहाँ भी 4 लड़कियाँ हैं जो कि आपस में मस्ती कर रही होती हैं। उन 4 लड़कियों का नाम है युंगरो, सोलहुई, जोंगमिन और हेरयोंग। तभी हॉस्टल में आगे स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि युंगरो के लिए एक फ़ोन कॉल आया है। ये सुनकर युंगरो रिसेप्शन की तरफ दौड़ते हुए जाती है, क्योंकि हॉस्टल का रूल था कि 30 सेकंड के बाद कॉल को कट कर दिया जाएगा। युंगरो सही टाइम पर पहुंचकर फ़ोन से अपने ग्रैंडमा से बात करती है। वहीं दूसरी ओर एमिन पार्ट की रूलिंग पार्टी है डोंगसिंग सोसाइटी की 30th एनिवर्सरी पर मिलते हैं। सेक्रेटरी जनरल नाम ते इल और यन चांगसू, जो डायरेक्टर ऑफ द एजेंसी फॉर नेशनल सिक्योरिटी हैं, वो भी वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर फिर पार्टी के प्रेसिडेंट आते हैं। सभी पार्टी मेंबर प्रेसिडेंट को सल्यूट करते हैं। प्रेसिडेंट एक ड्रिंक के साथ सबको शायद मीटिंग स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। बाकी सभी मेंबर शीशे से बने ग्लास में पानी डालते हैं और अपने हाथ की उंगली टेबल पर रखकर चाकू से उसे काट लेते हैं। फिर इसके बाद सभी लोग अपना खून उस पानी में मिलाते हैं और उसे पी जाते हैं। मीटिंग के बाद नाम तेल और यंग चांगसू प्रेसिडेंट से अकेले मिलते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट दोनों से ऑपरेशन फेनिक्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। दूसरी ओर ANSP से हेडक्वार्टर में हम देखते हैं कि ली गांगमू जर्मनी से वापस आता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के कोई स्पाई था, वो उसे पकड़ना चाहता था, जिसे कि ब्लैक टाइगर नाम से जाना जाता है। वही उस रात सोहो और ओह क्वांग तो छत पर होते हैं। वो लोग कुछ कर रहे होते हैं कि वहीं पर कुछ लड़कियां सोहो के बारे में बात कर रही होती है कि सोहो बर्लिन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स पढ़कर आया है और कोरिया में अपना थीसिस करने के लिए यहाँ पर आया है। दूसरी ओर रोल कॉल होने में बस 15 मिनट ही बाकी थे। सभी होसो यूनिवर्सिटी के बच्चे दौड़कर यूनिवर्सिटी की ओर जा रहे होते हैं। असल यूनिवर्सिटी का रूल होता है कि 9 बजे के बाद कोई भी बच्चा अंदर नहीं जा सकता, और अगर कोई लेट हो जाता है तो उसे पूरी रात बाहर ही रहना पड़ता है और उसके रूममेट को भी बाहर कर दिया जाएगा। तभी हम हेरोंग को देखते हैं, जो कि एक मिलिट्री मैन के साथ खड़ी होती है। वो मिलिट्री मैन उसे एक रिंग देकर प्रपोज करता है। वही सभी बच्चे भागकर हॉस्टल की तरफ जा रहे होते हैं। युंगरो हेरोंग से कहती है चलने को, लेकिन हेरोंग मिलिट्री वाले मैन के पास भागकर जाती है और वो रिंग ले लेती है। और फिर वो गेट से थोड़ी ही दूर पर होती है कि वहीं पर युंगरो का टिफिन बॉक्स गिर जाता है, जिसमें कि राइस केक था जो कि उसकी ग्रैंडमा ने बनाकर उसे दिया था। हेरोंग युंगरो से कहती है कि टिफिन को छोड़ो और जल्दी से अंदर आ जाओ, लेकिन युंगरो बिना सुने टिफिन लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद गेट का गार्ड किम मांगडो युंगरो के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन हॉल डायरेक्टर को देखकर गेट बंद कर देता है। वही रूम 207 में सभी लड़कियां परेशान हो रही होती हैं, क्योंकि अब उन्हें भी रूम से निकाल दिया जाएगा। वही युंगरो गेट के पास टिफिन बॉक्स रखकर पाइप से चढ़कर रूम 207 तक पहुंच जाती है। रूम की खिड़की पर पहुंचने पर सोलहुई युंगरो को देख लेती है और तभी बुन केक को नजर आता है कि युंगरो वहां पर है, तो वो हॉल डायरेक्टर की नज़र से युंगरो को किसी तरह से बचाकर उसे जल्दी से ऊपर चढ़ाती है और वो लोग उसे हॉल डायरेक्टर के आने से पहले उसे अच्छे से तैयार कर देते हैं नाइट ड्रेस पहनाकर। इसके बाद युंगरो को याद आता है कि उसने अपना टिफिन तो गेट पर ही छोड़ दिया है। इसके बाद युंगरो किम मांगडो के पास जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि किम मांग ने टिफिन को कहीं अच्छे से रखा होगा। किम मांग से टिफिन लेकर वो राइस केक उसे भी देती है और थैंक यू कहती है। फिर किम मांगरो उससे कहता है कि तुम बुनको को भी थोड़ा सा दे दो जाके। इसलिए युंगरो बुनको के पास जाती है और गेट नॉक करती है। बुनको अपने डोर का दरवाज़ा सिर्फ थोड़ा सा ही खोलती है, जिससे कि वो अपना सर बाहर करके युंगरो से पूछती है, तो युंगरो उसे दे देती है और रोमियो और जूलियट की बुक के इंग्लिश एडिशन की बुक के बारे में भी उससे पूछती है। अगले दिन हना जांगमू की मीटिंग ज्वाइन करती है। गांगमू सोचता है कि प्रोफेसर हान ने तेडोंग रिवर 1 स्पाई को घुसने में मदद की होगी। हना एक जर्नलिस्ट की एक्टिंग करते हुए प्रोफेसर हान पर नज़र रखने की बात करती है। वहीं युंगरो बुनको के साथ अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है और फ़ोन कॉल पिक करने में मदद करती है, और रोमियो और जूलियट की इंग्लिश एडिशन वाली बुक भी उसे दे देती है, क्योंकि बुनको और युंगरो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तभी एक फ़ोन आता है। युंगरो उठाती है तो फ़ोन पर ग्वांगते होता है, जो कि रूम नंबर 207 के गर्ल से बात करना चाहता है। युंगरो ये सुनकर कहती है कि आप मुझे मैसेज दे दीजिए, हम उन्हें बता देंगे। गांगते अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो रूम 207 के गर्ल के साथ ग्रुप ब्लाइंड डेट पर जाना चाहता है और 3 बजे का टाइम फिक्स करता है एक रेस्टोरेंट में। इसके बाद ग्वांगते कहता है कि रूम 207 में 4 लड़कियां हैं और हम सिर्फ 3, और फिर अपने दोस्त सोहो से जाने के लिए मांगता है, लेकिन सोहो मना कर देता है, लेकिन आखिर में मान ही जाता है। वहीं दूसरी ओर युंगरो अपने आप से कहती है कि जोंगमिन तो नहीं जाएगी लगता है। ये सुनकर बुनको जोंगमिन के बदले जाने को कहती है। इसके बाद युंगरो हेरोंग के पास जाती है और मनाने की कोशिश करती है उसे कि वो भी उनके साथ में चले, लेकिन हेरोंग मना कर देती है। फिर युंगरो धीरे से सारा एक्सक्यूज़ देकर हेरोंग को मना लेती है और सभी लड़कियां तैयार होने लगती है। ग्वांगते और उसके दोस्त सभी रेस्टोरेंट में 207 की लड़कियां और वेट कर रहे होते हैं
और तभी सोहो माचिस की लकड़ी से कुछ बना रहा होता है। तभी 207 की लड़की आती है और एक्साइटमेंट में क्वांगते चेयर से उठता है और तभी टेबल से टकराने की वजह से सारा मैच स्टिक गिर जाता है। तभी सोहो और युंगरो दोनों मैच स्टिक से बने स्ट्रक्चर को संभालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और दोनों एक हाथ एक दूसरे से टच होता है और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है और ये देखकर साफ लग रहा होता है कि उन दोनों को पहली नज़र में लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। इसके बाद सभी लोग पार्टनर चुनने के लिए एक टोकन रखते हैं। बुनको जो पहले ही ग्वांगते और सोहो के डिस्कशन सुन लेती है, उसे पता था कि पेपर एरोप्लेन सोहो है और वो जल्दी से पेपर एरोप्लेन उठा लेती है और बाकी सब एक एक टोकन ले लेते हैं। डेट के बाद युंगरो एवरग्रीन बुक स्टोर जाती है और एक टेप रिकॉर्डर में कैसेट और हेडफोन लगाकर गाना सुनती है। गाना युंगरो को इतना पसंद आता है कि वो गाना गाने लग जाती है। बाकी लोग जो वहाँ रहते हैं वो युंगरो को देखकर हंसने लग जाते हैं। वहीं सोहो भी कोई बुक लेने के लिए आया हुआ होता है, वो भी हंसने लग जाता है। जब युंगरो की नज़र सब पर पड़ती है तो उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा होता है। युंगरो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। उसे सोहो मिलता है। युंगरो सोहो से पूछती है कि वो बुनको के साथ क्यों नहीं गया। तब सोहो बताता है कि वो थोड़ा बिजी था इसलिए। इसके बाद युंगरो उस कैसेट खरीदने के लिए जाती है, लेकिन उसके पास पैसे कम होने की वजह से वो खरीद नहीं पाती। वही सोहो ये सब देख रहा होता है और फिर वो कैसेट खरीद कर युंगरो को दे देता है और जाने लगता है। युंगरो सोहो के पीछे जाती है और उसे आवाज़ लगाती है। वहीं कोई गाड़ी में बैठकर उस पर नज़र रख रहा होता है। वहीं कुछ पुलिस ऑफिसर वांटेड मैन की तलाश कर रहे होते हैं। ये देखकर सोहो रुक जाता है और तभी युंगरो सोहो के पॉकेट में कैसेट रख देती है और कहती है कि मैं फ्री में किसी का गिफ्ट नहीं लेती। इसके बाद सोहो युंगरो को लेकर एक गली में घुस जाता है। वहीं सभी ऑफिसर भी आ जाते हैं और तब सोहो उनसे बचने के लिए युंगरो को रुकने के लिए कहता है। पीछे से ऑफिसर वांटेड मैन का फेस को देखते हैं। तभी युंगरो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि वो दोनों कपल हैं। तभी सोहो युंगरो को हक कर लेता है। ये देखकर ऑफिसर दोनों को कपल समझते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। युंगरो सोहो से कहती है कि उसका भाई एक बार प्रोटेस्ट के लिए अरेस्ट हुआ था, इसलिए युंगरो ने उसकी हेल्प कर दी। तभी सोहो की नज़र गाड़ी की तरफ पड़ती है। कोई उस पर नज़र रख रहा होता है। इसके बाद सोहो उस कैसेट को देकर थैंक्स बोलता है। तब युंगरो हो सकता है कि वो किसी का उधार नहीं रखती और वो अगले दिन वहाँ 3 बजे कॉफ़ी शॉप पर उसे बुलाती है। कॉफ़ी शॉप पर अब युंगरो इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन सोहो नहीं आता। अब स्टोरी 6 महीने बाद शुरू होती है। सीक्रेट साउथ नॉर्थ के बीच मीटिंग बिंजिंग में हो रही होती है। टेल एंड चांगसू दोनों नॉर्थ कोरियन ऑफिसर से मिलते हैं। इम जी रॉक, हेड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट डिपार्टमेंट, एंड चोई सोरेन, द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और 24 घंटे में पैसा नॉर्थ को देने की बात करते हैं। वही गांगमू अपने टीम को बुलाता है और कहता है कि सोहो प्रोफेसर हान के आगे पीछे घूमता है तो वो सस्पेक्ट है हेरोंग रिवर 1 का। तभी हना आती है और बताती है कि सोहो का बर्लिन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसी रात सोहो और 2 और आदमी प्रोफेसर हान पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि प्रोफेसर के गाड़ी के टायर पंक्चर है। सोहो प्रोफेसर को घर तक लिफ्ट देने की बात करता है, प्रोफेसर को लेकर जाता है। वहीं हना सोहो का पीछा करती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक गाड़ी सोहो की गाड़ी को टक्कर मार देती है। प्रोफेसर ड्राइवर दोनों में कोई मूवमेंट नहीं होने लगती है। तभी सोहो गांगमू को देखता है और कॉमरेड चोकी भागने को कहता है और खुद भी दूसरी डायरेक्शन में भागता है। हना कॉमरेड को पीछे जाने के लिए कहती है और गांगमू को सोहो के पीछे। सोहो एक भीड़ के बीच से निकलता है जहाँ स्टूडेंट फेयर इलेक्शन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं 207 की जोंगमिन भी होती है। पुलिस सभी स्टूडेंट पर टीयर गैस फेंक रही होती है। वही सोहो भागते भागते होसो डॉम में पहुंच जाता है, गन फायर से बचते हुए, और जल्दी से दीवार चढ़कर 207 के अंदर घुस जाता है। गांगमू डॉम के अंदर जाता है और सर्च करता है। तभी हॉल डायरेक्टर आती है और बिना सर्च वारंट के सर्च करने से मना करती है। गांगमू समझाने की कोशिश करता है कि एक स्पाई यहाँ पर आ गया है, लेकिन हॉल डायरेक्टर कहती है कि ये मेरा डॉम है और मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ कौन है और कौन नहीं। वही युंगरो जब अपने रूम में जाती है तो उसे कुछ अलग सा दिखता है। वो खिड़की के पास जाती है और वहाँ पर सोहो गिरा मिलता है। वो काफ़ी बेहोश था और उसका बहुत ज़्यादा खून भी गिर रहा होता है। सोहो ने ही प्रोफेसर हान की गाड़ी को पंक्चर कराया था और सोहो ने ही गाड़ी में जो टक्कर हुआ था वो भी एक प्लान का हिस्सा था। गांगमू ने सोहो और प्रोफेसर को पकड़ने के लिए बनाया था। इसके बाद सोहो भागते हुए एक फॉरेस्ट में जाता है जहाँ सोहो और गांगमू दोनों एक दूसरे पर गन से फायर करते हैं और इसी बीच सोहो के पीठ पर एक बुलेट लग जाती है। इसके बाद सोहो उसी हालत में दीवार चढ़कर रूम 207 में जाता है। वहीं युंगरो भी आती है और वो सोहो को ज़मीन पर गिरा हुआ देखती है। सोहो के बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है। ये देखकर युंगरो जल्दी से एक कपड़ा लेती है और उससे उसका ब्लड साफ़ कर देती है। तभी सोलहुई रूम में आती है तो वो दोनों को फ्लोर और खिड़की पर लगे ब्लड को साफ़ करने के लिए कहती है। वहीं गांगमू भी अपनी टीम के साथ आता है और इधर उधर तलाशी लेना शुरू कर देता है। तभी हॉल डायरेक्टर एक अनाउंसमेंट करती है कि जो जहाँ भी है वो अपने बगल वाले रूम में चले जाए और रूम अंदर से लॉक कर ले और अगले इंस्ट्रक्शन से पहले ना खोले
और यही बात रिपीट कर रही होती है। जैसे अनाउंसमेंट शुरू होता है सभी गर्ल्स अपनी रूम की ओर जाने लग जाती है। हेरोंग और जोंगमी भी रूम 207 में आती है। दोनों सोहो को देखकर शॉक हो जाती है। तभी युंगरो बताती है कि सोहो एक प्रोटेस्टर है और फिर हेरोंग कहती है कि ऑफिसर नॉर्थ कोरिया का स्पाई बता रहे हैं। तभी योंगमिन कहती है कि अक्सर स्टूडेंट प्रोटेस्टर को स्पाई बताकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद योंग कहती है कि ये स्पाई नहीं है, इसे ध्यान से देखो, ये वही है जिसके साथ हम लोग ग्रुप ब्लाइंड डेट पर गए थे। वहीं दूसरी ओर हना गुस्से से हॉल डायरेक्टर के पास जाती है और सर पर गन रखकर अनाउंसमेंट को वापस लेने के लिए कहती है। इसके बाद हॉल डायरेक्टर फिर से सेम अनाउंसमेंट करती है कि कोई भी अपने रूम का लॉक नहीं खोलेगा अगले इंस्ट्रक्शन से पहले। तभी गांगमू हना को रोकते हुए प्रोसिक्यूटर ऑफिसर के सर्च वारंट लाने को कहता है। इसके बाद गांगमू बुनको से बोलकर डॉम का ब्लूप्रिंट मंगवाती है। तभी किंग मांग बोलता है कि तुमने हॉल डायरेक्टर से परमिशन लिया है। बुनको कहती है कि ये स्पाई को पकड़ने के लिए आए हैं और हमें कॉपरेशन करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सोहो को होश आकर वो युंगरो और सोहो अपने बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं जो कि तुम्हें ढूंढ रहे हैं और वो तुम तक नहीं पहुँच सकेंगे, इससे तुम टेंशन मत लो। गांगमू अब ब्लड के निशान को देखता है जो कि दीवार से होकर रूम 207 की खिड़की तक गए हैं। उसी वक्त हना भी प्रोसिक्यूटर ऑफिसर सर्च वारंट लेकर आ जाती है। दूसरी ओर हॉल ऑफिसर को कोई सॉन्ग सुनते हुए सुनाई पड़ता है तो वो उधर जाने लग जाते हैं और तभी उन्हें एक फ्लैशबैक आता है जिसमें कि वो एक पूल पे थे और नीचे नदी में गिरने की कोशिश कर रहा था। तभी हना आती है और हॉल डायरेक्टर के टेबल पर सर्च वारंट रख देती है और डॉम में सर्च करना शुरू कर देती है। सभी एजेंट सर्च करना शुरू कर देते हैं जिन्हें देखकर सभी लड़कियां डरने लग जाती है। इसके बाद सभी एजेंट रूम नंबर 207 में गेट तोड़कर अंदर जाते हैं। गेट खुलने के बाद हॉल डायरेक्टर की नज़र गेट के पास ब्लड पर जाता है लेकिन वो कुछ और भी रिएक्ट नहीं करती। वही गांगमू हेरोंग को रूम में अकेला देखने पर बाकी स्टूडेंट के बारे में पूछता है। हेरोंग बताती है कि वो सभी पब्लिक बाथ में नहाने के लिए गई हैं। ये सुनकर गांगमू पूछता है कि अनाउंसमेंट होने के बाद भी कोई नहीं आया। ये सुनकर हेरोंग डर जाती है और तभी हॉल डायरेक्टर कहती है कि पब्लिक बाथरूम में स्पीकर नहीं है इसलिए वो नहीं सुनी होगी। तभी सभी एजेंट पब्लिक बाथ में तलाशी लेने के लिए जाते हैं। हॉल डायरेक्टर उन्हें रोकती है लेकिन एजेंट एक की भी नहीं सुनते। वहीं पब्लिक बाथ में युंगरो और बाकी लड़कियां सोहो को एक कपड़े से रखे बेंच के नीचे छिपा देती है। तभी उन्हें गांगमू की आवाज़ सुनाई देती है और वहीं सोहो से कहती है कि हम लोग अपने कपड़े उतार रहे हैं तो तुम आँख बंद कर लेना। और सभी अपने कपड़े उतार कर सोहो को ढक देती है और बेंच पर बैठ जाती है। तभी एजेंट पब्लिक बाथ के बाहर पहुंचता है कि हॉल डायरेक्टर गांगमू से कहती है कि अंदर 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट है, फिर भी आप अंदर जाएंगे। गांगमू कुछ नहीं सुनता। तभी गांगमू को रोकते हुए वो खुद अंदर चली जाती है और देखती है कि सभी लड़कियां बिना कपड़े के हैं। हना को देखकर डर लग रहा होता है। हना सोलू से पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों डर रही हो। तभी जोंगमिन कहती है कि गन लेके आएंगे तो डर लगेगा ही ना। फिर हना अपना गन पीछे करती है और कुछ ना मिलने पर बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर बाकी एजेंट सोहो के ड्राइवर को हेडक्वार्टर लेकर जाते हैं। इसके बाद सभी 207 की लड़कियां सोहो को एक आलमीरा में रख देती है और रात भर वहीं रहता है वो। वही एक एजेंट चांगसू को कॉल कर बताता है कि गांगमू रुक नहीं रहा और एक स्पाई को पकड़ रहा है और प्रोफेसर के पंक्चर टायर को लेकर भी वो सारी बात बताता है। तभी तेन वहाँ आ जाता है। वो चांगसू को कहता है कि हम ऑपरेशन फेनिक्स को ऐसे जाने नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने नॉर्थ कोरियन स्पाई को प्रोफेसर हान के साथ मिलकर ऑपोजिट पार्टी को नीचे गिराने का और फेयर इलेक्शन रैली को रोकने का प्लान बनाया है और साथ ही साथ उन्होंने पैसे भी दिए थे इसके लिए। अगले दिन ग्योंगहुई चांगमू को तेरोंग रिवर केस 1 को बंद करने के लिए बोलता है और गांगमू और ग्योंगहुई के बीच आर्ग्यूमेंट होती है। तभी ग्योंग बताता है कि ये डायरेक्ट ऑर्डर है चांगसू की तरफ से। गांगमू अपने केबिन में जाता है और जहाँ वो हना उसे बताती है कि आज के न्यूज़पेपर में कल की गाड़ी एक्सीडेंट और गन फायर का एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल आया है। गांगमू उससे पूछता है कि केस बंद कर दे क्या। गांगमू कहता है कि प्रोफेसर हान पर भी नज़र रखना। इसके बाद सभी एजेंट सोहो के ड्राइवर से बात कर रहे होते हैं। वो बहुत तरह से पूछ रहे होते हैं, उससे बहुत कोशिश करते हैं कि वो कुछ भी बताए और आगे पूछने वाले होते हैं कि तभी साइनाइड खाकर वो सुसाइड कर लेता है। वहीं दूसरी ओर सोहो बाथरूम से बाहर जाने के बाद प्लान बनाता है लेकिन बाहर एजेंट को देखकर वो रुक जाता है। तभी वुमेन बुनको आ जाती है और अपना फेस धोने लग जाती है और तभी सोहो बुनको से बचकर छिप जाता है। फिर बुनको फेस धोकर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर युंगरो हेरोन से हेल्प मांगती है कि सोहो को सेफ रखने के लिए। तभी हेरोन कहती है कि 4th फ्लोर पर एक रूम में रखना, वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वहाँ पर हॉल डायरेक्टर भी रहती है तो वो वहाँ उतना ज़्यादा देखती नहीं है। उन्होंने वही कहीं पर सुसाइड कर लिया था इसलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता क्योंकि ये अफवाह फैला दी गई है कि हॉल डायरेक्टर की आत्मा यहाँ घूमती है। इसके बाद युंगरो और जोंगमिन दोनों किमान के पास जाते हैं और 4th फ्लोर की चाबी ले लेते हैं। किमांग बोलता है कि वो एक स्पाई है जिसे एजेंट ढूंढ रहे हैं। तब जोंगमिन कहती है कि वो स्पाई नहीं है, वो एक प्रोटेस्टर है। इसके बाद युंगरो और जोंगमिन किमांग के साथ सोहो को 4th फ्लोर पर लेकर जाते हैं
तभी किंग मान बताता है कि बुनको को इसके बारे में नहीं बताना कि सोहो यहाँ है, क्योंकि एजेंट ने बुनको को इन्फॉर्मेशन के बदले पैसे देंगे। इसके बाद सभी 4th फ्लोर पर जाते हैं। तभी मिन मान बताता है कि इसके नीचे ही लाइब्रेरी है, इसलिए यहाँ अच्छे से आराम से काम चल जाएगा। सभी के जाने के बाद युंगरो होसो का बैंडेज करती है। तभी होसो एक लॉकेट पहने देखती है। अगले दिन युंगरो और सोलहुई दोनों खाना चुरा के सोहो को दे रही होती है। इसके बाद युंगरो को एक नॉक कोड बनाती है जिससे कि सोहो को पता चले कि युंगरो आई है। तभी सोहो युंगरो से बैटरी और न्यूज़पेपर मांगता है और कहता है अगर मेरे साथी पकड़े गए तो होंगे तो वो न्यूज़पेपर और रेडियो में ज़रूर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि सोहो को एक पुरानी रेडियो वहाँ पर मिली हुई होती है। अगले दिन सेयोंग सिम के बर्थडे पर होंग एरा, चो सुंग सिम सब लोग वहाँ पर होते हैं और अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद सेयोंग सिम सबको एक रिटर्न गिफ्ट देती है जो एक नाइफ होता है जिसमें एक सेंटेंस लिखा था और जिसका मतलब होता है कि गुड वाइफ। वहीं तेइल एक लेडी डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाता है, जहाँ से पहले से वो लेडी डॉक्टर तेन को एक गिफ्ट देती है उसकी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए। एक दिन टॉम स्टूडेंट प्रेसिडेंट सिंग ग्वांगजा नोटिस करती है कि लाइब्रेरी के छत से कुछ आवाज़ आ रही होती है जो कि सोहो के चलने की आवाज़ होती है। सोहो एक कुर्सी पर बैठता है और कुर्सी टूटने की वजह से गिर जाता है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी में ज़ोर का आवाज़ होता है और सारे बच्चे भूत समझकर भाग जाते हैं। वहीं विजिटर डे के दिन टॉम खुला होता है, लेकिन टॉम के पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ फीमेल ही विजिट कर सकते हैं। तभी युंगरो का भाई योंग यू आता है और वो जोर से चिल्लाकर युंगरो को बुलाता है। युंगरो अपने भाई से मिलने नीचे जाती है। वहीं सोहो ऊपर से सब देख रहा होता है। उसी रात जब युंगरो सोहो का बैंडेज करने के लिए जाती है तभी सोहो को अपनी बहन की याद आती है। वो फ्लैशबैक में चला जाता है। बैंडेज करते हुए युंगरो सोहो के लॉकेट के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि ये लॉकेट उसकी बहन ने उसे दिया था। थोड़ी देर बाद युंगरो बैंडेज को साफ करने के लिए जाती है, लेकिन बाथ टब से पानी लीक हो रहा होता है जो कि लाइब्रेरी में योंगजा के बुक पर गिर जाता है। योंगजा समझ जाती है कि ऊपर कोई ना कोई तो पक्का है और हॉल डायरेक्टर को बताती है। वहीं बुनको गेट में कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती है। हॉल डायरेक्टर और योंगजा दोनों बाहर आते हैं। हॉल डायरेक्टर कहती है कि मिस्टर किम, आपके पास 4th फ्लोर की चाबी है। किम मान हाँ कर देता है और हॉल डायरेक्टर के पास 4th फ्लोर की चाबी देकर उन्हें जाने को कहता है। किम मान जोर जोर से कहते हुए खांसते हुए जा रहा होता है, जो कि वो सोहो को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ कोई लोग आ रहे हैं, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके छिप जाओ। हम देखते हैं कि हॉल डायरेक्टर ऊपर जाती है 4th फ्लोर पर तलाशी लेने के लिए। वो गार्ड सोहो को बार बार खांस कर आवाज़ दे रहा होता है, उसे इशारे दे रहा होता है ताकि वो समझ जाए। और हॉल डायरेक्टर से जोर से पूछता है कि आप यहाँ क्या करने के लिए आई हैं। हॉल डायरेक्टर रूम के अंदर जाकर अच्छी तरह से एक एक कोना देखती है, लेकिन उन्हें कोई भी वहाँ पर नहीं मिलता। सोहा और युंगरो दोनों खिड़की से बाहर निकलकर दीवार पर बने एक पतले जगह में एक पाइप को पकड़कर खड़े हुए रहते हैं। बुनको हॉल डायरेक्टर का पीछा करते हुए रूम तक आ जाती है और ग्योंगजा को खुले खिड़की की ओर इशारा करती है। ग्योंगजा हॉल डायरेक्टर को खिड़की के बाहर देखने को कहती है, लेकिन बाहर देखने के बाद भी हॉल डायरेक्टर को कुछ भी वहाँ पर नहीं दिखता। दूसरी तरफ दीवार पर युंगरो का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन तभी उसे किसी तरह से वहाँ पर तो वो बचा लेता है, लेकिन उस समय उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है। तो हॉल डायरेक्टर आवाज़ सुनकर दूसरी खिड़की की तरफ देखती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। सोहो युंगरो को किसी तरह से पकड़कर ऊपर खींचता है। हॉल डायरेक्टर और बाकी सभी रूम से बाहर आती हैं। हॉल डायरेक्टर गेट लॉक कर चाबी देने को बोलती हैं। गार्ड चाबी ना देने का बहाना बनाने लग जाता है और वो उनसे कहता है कि सुबह लीकेज भी ठीक करना है। ये बात पर हॉल डायरेक्टर कहती है कि सुबह चाबी ले लेना और ठीक कर वापस दे देना। इसके बाद सोहो युंगरो को ऊपर रूम में लेकर जाता है। युंगरो जाने की बात करती है, तभी युंगरो देखती है कि सोहो की बॉडी से फिर से ब्लड गिर रहा है और जल्दी से सोहो को पकड़कर अच्छे से उसकी बैंडेज कर देती है। बैंडेज करने के बाद युंगरो जाने लगती है और गेट खोलती है, लेकिन गेट तो बाहर से बंद होता है, इस वजह से वो खुलता ही नहीं। युंगरो समझ जाती है कि कोई गेट बंद कर चला गया है। वही हॉल डायरेक्टर अपने केबिन में चाबी को रखती हैं और एक चाबी देखती हैं जो उसी लॉकर में छिपाकर वहीं पर रख देती हैं। रूम 207 में जोंग मिन की नींद खुलती है और वो नोटिस करती है कि युंगरो अपने बेड पर नहीं है। फिर जोंग मिन युंगरो को ढूंढने बाहर जाती है। बाहर में जोंग मिन को गार्ड मिलता है जो 4th फ्लोर के रूम का लॉक डुप्लीकेट चाबी बनवा देता है और वो उसे खोलने के लिए जा रहे थे। जोंग मिन और गार्ड दोनों साथ में 4th फ्लोर पर जाते हैं। वहीं युंगरो वहाँ डर के कोने में बैठी हुई होती है। सोहो एक पेपर एरोप्लेन बनाता है और युंगरो को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और युंगरो को एक बनाने के लिए भी कहता है। तभी गार्ड और जोंगमिन दोनों रूम का लॉक खोलकर अंदर आ जाते हैं। गार्ड बताता है कि हॉल डायरेक्टर ने रूम की चाबी ले ली है और वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, इस वजह से कि अगर कोई अंदर होगा तो वो अंदर ही रह जाए। ये सुनकर सोहो वहाँ से जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि युंगरो उसकी वजह से किसी भी प्रॉब्लम में पड़े। युंगरो सोहो को जाने से मना करती है।
तभी जोंगमिन और गार्ड दोनों सोहो के डिसीजन को सही बताते हैं। सोहो गार्ड से पूछता है कि कोई और रास्ता है मेन गेट के अलावा जिससे कि मैं बाहर जा सकूं। गार्ड बताता है कि एक इमरजेंसी गेट है जो डॉम बेसमेंट से जाता है और कोई स्टूडेंट को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। जोंगमिन, सोहो, गार्ड और युंगरो सभी निकलकर इमरजेंसी गेट की तरफ जाते हैं। तभी सीढ़ी के पास ग्वांगजा को नींद में चलते देखते हैं। अचानक ग्वांगजा पीछे देखती है और गार्ड ग्वांगजा के बदले मारी हुई हॉल डायरेक्टर का भूत दिखता है। ये देखकर गार्ड डर जाता है लेकिन किसी को कुछ बताना नहीं और सभी इमरजेंसी गेट के पास चले जाते हैं। इमरजेंसी गेट पर पहुंचने के बाद गार्ड गेट खोलता है और सोहो को एजेंट की आवाज सुनाई देती है। सोहो एक होल से देखता है कि एजेंट सभी वहीं बाहर ही बैठकर बातें कर रहे हैं और सोहो के बाहर जाने का प्लान वहीं पर फेल हो जाता है। अगले दिन डॉम की सभी गर्ल्स बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि कुछ दिन में ओपन डे प्रोग्राम डॉम में होने वाला होता है जहाँ पर सभी लड़की अपने मेल गेस्ट को इनवाइट कर सकती है। सभी लड़की को एक टिकट दिया जाएगा जो वो अपने गेस्ट को देगी। टिकट देखने के बाद ही किसी भी गेस्ट को अंदर आने दिया जाएगा जिससे कि कोई भी एजेंट डॉम के अंदर ना जा सके। युंगरो इसका फायदा उठाते हुए एक प्लान बनाती है जिससे कि सोहो डॉम के बाहर इजिली चला जाएगा। दूसरी ओर गांगमू सोहो के घर पर वहाँ पर जाता है और उसकी आइडेंटिटी बदलकर वहाँ पर रहने लग जाता है और वहाँ पूरी तरह तलाशी लेता है जिससे कि कोई हिंट मिल सके और सोहो तक पहुँच सके। गांगमू वहाँ ग्वांगते को भी देखता है। ग्वांगते को लेकर वो हेडक्वार्टर जाता है और पूछता है कि मुझे सच सच सारी चीजें बताओ। इसके बाद ग्वांगते को जाने देता है और कहता है कि अगर सोहो दिखे तो इन्फॉर्म करो। वही हेडक्वार्टर में चीफ गांगमू को स्पाई पकड़ने से मना करते हैं लेकिन गांगमू उनकी बात को नहीं मानता। इन युंगरो कपड़े सुखाने के बहाने 4th फ्लोर पर जाती है ताकि वो वहाँ पर सोहो को कुछ दे सके। तभी बुनको आती है और युंगरो से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस रूम में कोई रहता है। युंगरो थोड़ी डरी भी रहती है फिर भी वो कहती है कि रूम 6 साल से बंद है तो यहाँ पर कौन आएगा। दूसरी ओर एरा, सुंगसिम और मीहे एक साधु के पास जाते हैं जहाँ साधु एरा को बताता है कि चांगसू के ऊपर आने वाले साल में बहुत ज्यादा खतरा है और अगर इससे बचना है तो 13 यंग वर्जिन लड़कियों की बलि देनी होगी। तभी एरा को एक सांप दिखाई देता है जो साधु के पीछे से निकलता है और एरा की तरफ झपकता है। एरा ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि ये सांप सिर्फ एरा को ही दिखाई दे रहा होता है और किसी को भी नहीं। उसी रात हॉल डायरेक्टर अपने केबिन में ही होती हैं। तभी सुलहुई, हेरोंग और जोंगमिन हॉल डायरेक्टर के पास आती है और बुनको की शिकायत करती है। हेरोंग हॉल डायरेक्टर से कहती है कि बुनको ने उसका सामान चुराया है लेकिन हॉल डायरेक्टर प्रूफ मांगती है। प्रूफ ना होने की वजह से वो सब वहाँ से चली जाती है। फिर हॉल डायरेक्टर बुनको को अंदर बुलाती है और कहती है कि सारा सामान जिस जिसका है उसको वापस कर दो। बुनको रोने की एक्टिंग करती है और कहती है कि आपको लगता है कि मैं ऐसा करूंगी। हॉल डायरेक्टर इसके जवाब में उसे कहती है कि तुम अच्छे से जानती हो तुम उनके जैसे नहीं बन सकती हो। उनका लिविंग स्टाइल और स्टैंडर्ड अलग है और तुम्हारा अलग है। तुम उनकी चीजों को पहनकर उनके जैसे नहीं हो सकती हो। फिर हॉल डायरेक्टर कहती है कि इस बार मैं छोड़ रही हूँ लेकिन अगले बार से ऐसा करोगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसी रात हॉल डायरेक्टर अपने बेडरूम में एक चेयर पर बैठी हुई होती है जहाँ वो एक बुक से एक फोटो निकालती है। फोटो आधा मोड़ा हुआ होता है और हॉल डायरेक्टर फोटो देखकर स्माइल करती है। अगले दिन युंगरो सोहो के लिए एक सूट खोज रही होती है क्योंकि वहाँ पर सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े में आएंगे और सोहो अगर अपने कपड़े में आएगा तो पक्का पकड़ा जाएगा। युंगरो एक पब्लिक बूथ से अपने घर पर फोन करती है और फोन घर की नौकर उठाती है। नौकर बताती है कि घर की मालकिन कल घर से बाहर गोल्फ खेलने के लिए जाएगी। घर की मालकिन कोई और नहीं बल्कि एरा ही होती है जो युंगरो की ही सौतेली माँ है। ये बात सुनकर एरा अपने प्लान को कैंसिल कर देती है। वहीं दूसरी ओर चांगसू और तेल दोनों में आपसी बातों की वजह से थोड़ी अनबन हो जाती है। इसके बाद सोर्युन कॉमरेड जो से कांटेक्ट करती है और कहती है कि अपना प्रोटोकॉल फॉलो करना। अगर सोहो को जिंदा होने की खबर 72 घंटे में नहीं मिले तो अगले दिन युंगरो और अपने घर पहुंचती है जहाँ की उसे एरा उसी का इंतजार कर रही होती है। एरा को देखकर युंगरो के चेहरे पर जैसे स्माइल गायब हो जाती है। युंगरो बिना कुछ बोले सीधे रूम में अपने भाई का एक सूट निकालती है और वहां से जाने लगती है। तभी एरा युंगरो से पूछती है कि युंगरो क्या प्रॉब्लम है। एरा बोलती है कि आज तुम 10 साल बाद अपने घर आई हो क्योंकि युंगरो अपने नानी घर में रहती थी और इसका जवाब युंगरो एटीट्यूड में देती है। ऐसा बिहेव देखकर एरा को भी बहुत गुस्सा आता है। वो उसे एक थप्पड़ मारती है। युंगरो रोते हुए वहां से चली जाती है। ओपन डे प्रोग्राम के लिए सोहो युंगरो के दिए सूट को पहनता है और छत पर युंगरो और सोहो एक दूसरे को आखिरी बार देख रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों को ये लग रहा होता है कि अब वो शायद कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोनों छत से नीचे जा ही रहे होते हैं कि हॉल डायरेक्टर दोनों को एक साथ देख लेती है और ऊपर आने की वजह पूछती है। युंगरो ये कहकर बात टाल देती है कि सोहो को छत देखने का मन था।
तभी सोहो सॉरी बोलते हुए नीचे चला जाता है। वहीं डॉम के बाहर ग्वांगते सोलहुई को देखता है और उसके पास जाता है। सोलहुई ग्वांगते को देखकर भागने लगती है क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि ग्वांगते सोहो को जानता था। सोलहुई का पीछा करते हुए ग्वांगते डॉम के अंदर चला जाता है। इसके बाद युंगरो सोहो को लेकर 207 रूम में चली जाती है, जहाँ हेरयोंग एक सोल्जर को इन्वाइट करती है जिसने हेरयोंग को प्रपोज किया था। सोल्जर अपना शूटिंग टैलेंट का शो ऑफ कर रहा होता है और सोहो को भी शूटिंग करने के लिए बोलता है। सोहो तैयार हो जाता है और एक बार में सारे टारगेट कंप्लीट कर लेता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद सोहो और युंग पहुंच जाते हैं। वो लोग गेट तक पहुंचकर बातें करते हैं और वहां पर हॉल डायरेक्टर को देखकर वो लोग अंदर कपल डांस के रूम में चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो उन्हें बाहर निकलते देख लेती तो प्रॉब्लम हो जाता। वहीं एक रूम में ग्वांगते और सोलहुई दोनों होते हैं, जहाँ ग्वांगते को पता चलता है कि सोलहुई के पापा एक बेखा ब्रेवरी ऑन करते हैं। ये जानने के बाद ग्वांगहुई को अपना रिलेशनशिप टारगेट बनाता है और झूठ बोलता है कि जब से ग्वांगते सोलहुई को ब्लाइंड डेट में देखा है तब से पसंद करने लगा। सोलहुई तुरंत सब उससे मिलने के लिए मान जाती है। दूसरी ओर युंगरो अपने आप को सोहो के साथ डांस करते हुए इमेजिन करती है। तभी हेरयोंग उसे हकीकत में लाती है। सोहो युंगरो का हाथ पकड़कर जाने लग जाता है। टॉम के बाहर जोंगमिन सोहो का साइकिल के साथ वेट कर रही होती है। तभी सोहो और युंगरो आ जाते हैं। जोंगमिन सोहो और युंगरो को साथ जाने के लिए बोलती है, थोड़ी दूर तक जिसे एजेंट को शक ना हो। युंगरो साइकिल के पीछे बैठकर सोहो को पकड़ लेती है और दोनों जाने लग जाते हैं। वहीं सोलहुई और ग्वांगते दोनों एक कैफे में जाते हैं, जहाँ की ग्वांगते की नज़र सोहो पर पड़ जाती है। सोहो तुरंत फ़ोन करके एजेंट को बताता है। वहीं बाहर युंगरो सोहो को डॉम का नंबर और रूम नंबर याद रखने के लिए बोलती है, जिससे वो दोनों फिर कभी एक दूसरे से शायद मिल सके। हम देखते हैं कि सोहो वापस युंगरो से मिलने आता है और उसे अपना लॉकेट देता है। युंगरो लेने से मना करती है क्योंकि वो लॉकेट सोहो को उसकी बहन ने दिया हुआ होता है, सोहो के सेफ्टी के लिए। वही कैफे में बैठे सोलहुई को पता चलता है कि ग्वांगते ने एजेंट को फोन कर दिया है। सोलहुई भागते हुए युंगरो के पास जाती है और बताती है कि एजेंट को सोहो का पता चल गया है और जल्दी ही सोहो को वो लोग वहाँ से जाने के लिए बोलती है। होसो यूनिवर्सिटी के गेट पर दो एजेंट युंगरो और सोलहुई से पूछते हैं कि कोई साइकिल वाला भी दिखा था यहाँ। दोनों एजेंट को मना करते हुए कहती है कि हमें ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। दूसरी ओर गांगमू ग्वांगते को हेडक्वार्टर लेकर जाता है और इंटरोगेट करता है। ग्वांगते सारा बात बताने वाला होता है कि ग्वांगते को याद आ जाता है कि सोलहुई ने बेखा ब्रेवरी कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी है और यही चांस है सोलहुई का दिल जीतने का। ग्वांगते एजेंट से झूठ बोल देता है कि वो किसी और को देखकर सोहो समझ लेता है और ये सुनकर गांगमू को डाउट होता है। गांगमू ग्वांगते से पूछता है कि तुम किसके साइड हो, हमारे साइड हो या फिर उन लोगों के साइड हो, इसलिए तुम सोहो को बचाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद सोहो अपने सीक्रेट बेस पर जाता है, जहाँ की कॉमरेड जो सोहो को कहते हैं कि उसे उसकी बात याद दिलाते कि अगर सोहो का आइडियोलॉजी चेंज होता है तो वो लोग सोहो को मार देंगे। दूसरी ओर पब्लिक बात में युंगरो रो रही होती है, जहाँ सारी लड़कियां युंगरो को बोल रही होती है कि उसका पार्टनर बहुत हैंडसम था। युंगरो ये सुनकर स्माइल करती है और अपने फ्लैशबैक में चली जाती है और मेमोरीज याद करने लगती है। तभी बुनको आती है और सोहो ड्रेसिंग रूम में लेकर जाती है। बुनको युंगरो को डांट रही होती है क्योंकि सोहो ब्लाइंड डेट के दिन बुनको को छोड़कर चला जाता है और ओपन डे के दिन डॉम में युंगरो के साथ घूमता है। बुनको वापस रिसेप्शन पर जाती है, जहां बुनको को याद आता है कि सोहो टिकट काउंटर पर आया ही नहीं था। बुनको रजिस्टर चेक करती है, जहां उसे युंगरो का प्लेस अनचेक्ड मिलता है। बुनको समझ आती है कि सोहो एक स्पाई था जिसे युंगरो छिपा कर रखी हुई होती है। दूसरी ओर युंगरो 207 में अपने दोस्तों को बुनको के साथ हुए बातों को बता रही होती है। तभी जोंगमिन कहती है कि अब बुनको ये बात हॉल डायरेक्टर को बताएगी। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। तभी युंगरो सोहो के कपड़े को गार्ड के पास छिपाने का प्लान बनाती है, जो कपड़े जोंगमिन के पास होते हैं। उसी रात गार्ड अपने बेटे को फोन करता है, जो बहुत सारा कर्ज लिया रहता है और जुए के चक्कर में वो अपना सब कुछ ऑर्गन वगैरह भी इंटरेस्ट के बदले देता है। उसी रात थोड़ी देर बाद युंगरो सोहो के कपड़े को एक बैग में लेकर गार्ड को देने के लिए जाती है। वहीं बुनको भी पीछे से युंगरो का पीछा करती है। युंगरो वो बैग गार्ड को दे देती है और कहती है कि मैं कल लेके जाऊंगी। गार्ड वो बैग लेकर अलमीरा में रख देता है। वहीं बुनको ये सब बाहर से छिपकर देख रही होती है। अगले दिन हना एएनएसपी हेडक्वार्टर एक प्लांट लेकर और खाना लेकर आती है। इसके बाद हम गांगमू को बताती है कि वो एएनएसपी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि वो एक आदमी को पूछना चाहती थी कि प्रपोज करने के बाद वो हना को क्यों छोड़ दिया। तभी गांगमू हना को कहता है कि तुम एएनएसपी अपने पर्सनल रीजन की वजह से ज्वाइन की थी और जाने लगता है। तभी हना गांगमू को रोकते हुए पूछती है कि क्यों छोड़ा, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं गांगमू ही था। इसके बाद हना गांगमू से कहती है कि अपने टीम पर ट्रस्ट नहीं करने, क्योंकि हेड के मना करने के बाद भी वो गांगमू के साथ वफादारी से नहीं रहेगा। वही बुनको एएनएसपी हेडक्वार्टर फोन करती है, जहाँ सोहो का इन्फॉर्मेशन देने के लिए।
क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बदले बुनको को 50 मिलियन वॉन कोरियन करेंसी जो है वो उसे मिलने वाले होते हैं। तभी हॉल डायरेक्टर कॉल कट करती है और बुनको को अपने केबिन में बुलाती है। इसके बाद केबिन में बुनको हॉल डायरेक्टर को बताती है कि रूम 207 की लड़की नॉर्थ कोरिया के स्पाई को यहाँ 4th फ्लोर में छिपा कर रखी हुई थी और कहती है कि मेरे पास प्रूफ है, और हॉल डायरेक्टर को लेकर गार्ड के रूम में चली जाती है और अलमीरा से बैग निकालकर सोहो के खून से भींगे हुए कपड़े उन्हें दिखाती है। ये देखकर हॉल डायरेक्टर गार्ड से कहती है कि जल्द ही तुम्हारी जगह पर कोई और यहाँ पर आ जाएगा, और जाने लग जाती है। गार्ड सॉरी बोलते रहता है और हॉल डायरेक्टर बुनको को बैग केबिन में लेकर आने के लिए बोलती है। इसके बाद हॉल डायरेक्टर बुनको को बोलती है कि सोहो स्पाई नहीं, एक प्रोटेस्टर है, लेकिन बुनको कहती है कि नहीं, वो स्पाई है। तभी हॉल डायरेक्टर बताती है कि एजेंट को 1 मिनट भी नहीं लगेगा बुनको को स्पाई की छोटी बहन प्रूफ करने और डॉम से सभी स्टूडेंट को स्पाई प्रूफ करने में। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि अगर ये न्यूज़ बाहर आया तो बुनको को कोई फैक्ट्री में कोई जॉब भी नहीं मिलेगा। हॉल डायरेक्टर बुनको को फिर कहती है कि अब ये सब कुछ बस पुराने टीचर के लॉयल्टी की वजह से कर रही हूँ, और 207 की सारी लड़कियों को बुलाने के लिए बोलती है। इसके बाद रूम 207 की सारी लड़कियां हॉल डायरेक्टर के केबिन में आती है, जहां हॉल डायरेक्टर सारी लड़कियों को बाहर करने की बात करती है। ये सुनकर युंगरो हॉल डायरेक्टर से कहती है कि इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये सब एजेंट को बताना चाहते थे, लेकिन मेरे कहने पर इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं सारा दोष अपने ऊपर लेती हूँ। ये सुनने के बाद हॉल डायरेक्टर युंगरो को कल डॉम छोड़कर चले जाने को कहती है और बाकी लड़कियों को लास्ट वार्निंग देती है, साथ ही फोन कॉल भी बैन कर देती है। दूसरी ओर अपने सीक्रेट बेस पर सोहो जी-रॉक को फोन करता है कि वो ठीक है और मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी-रॉक सोहो का पापा था। जी-रॉक सोरियन से कहता है कि सोहो अब ये मिशन कंप्लीट करेगा और साथ ही साथ सोरियन को इस मिशन से दूर रहने के लिए बोलता है। उसी रात तेइल और चांगसू के साथ डिनर करते हुए जी-रॉक $400 मिलियन की डिमांड करता है, लेकिन चांगसू तैयार नहीं होता क्योंकि इतने पैसे देने के बाद एमिन पार्टी का फंड खत्म हो जाएगा। तभी तेइल चांगसू को ANSP फंड के बारे में बताता है, जिसका कोई रिसिप्ट नहीं बनता है। अगले दिन सोहो चर्च में वेश बदल कर जाता है, जहाँ प्रोफेसर हानबिन आते हैं, जिसके पीछे ही हना भी बैठी हुई होती है और प्रोफेसर पर नजर रखती है। प्रोफेसर कन्फेशनल रूम के अंदर जाता है और दूसरे साइड से सोहो प्रोफेसर पर गन पॉइंट करता है और प्रोफेसर को उनके बेटे का फोटो दिखाता है और कहता है कि CIA जल्द ही प्रोफेसर के बेटे को डिटेक्शन से खोज लेगा। प्रोफेसर चर्च से बाहर एक टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं, जिसका ड्राइवर कॉमरेड जो था। हना भी प्रोफेसर का पीछा अपने गाड़ी से करती है। कॉमरेड जो प्रोफेसर को अपने बेस पर लेकर जाता है। प्रोफेसर अपने बेटे का लिखा हुआ लेटर पढ़ते हैं, तभी सोहो बीच में इंटरप्ट करता है। सोहो प्रोफेसर से कहता है कि प्योंगयांग में रहने से बाहर वाले लोगों के लिए आम बात नहीं है और प्रोफेसर का बेटा भी वहीं पर जाना चाहता है। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे क्या करना होगा। सोहो बताता है कि इसका बस एक ही रास्ता है कि प्रोफेसर को खुद नॉर्थ कोरिया जाना पड़ेगा अपने बेटे को लाने के लिए। इसके बाद कॉमरेड जो प्रोफेसर को काले कपड़े से उनका आंख बंद कर देता है और एक रूम में उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलता है। वहीं सोहो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि शाम के 10 बजे प्रोफेसर को बोट में लेकर जाना। दूसरी ओर हेडक्वार्टर में गांगमू सोहो के मैसेज को डिकोड करता है। गांगमू को पता चल जाता है कि सोहो डॉम में छिपा हुआ था। गांगमू हना को माउंट ओजोंग पर भेजता है। सोहो भी माउंट ओजोंग पर जाता है, वो अपने वेपन और पैसे लेकर सोहो जा ही रहा होता है कि उसे एक पेपर एरोप्लेन मिलता है, जिसे देखकर वो रुक जाता है, जिसमें युंगरो का मैसेज होता है कि सोहो ने युंगरो से कांटेक्ट नहीं किया। डॉम के अंदर सारी लड़कियां युंगरो को गुड बाय कह रही होती हैं और उसे खुश रहने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी ओर सोहो को गार्ड का बेटा देखता है और उसे लगता है कि सोहो लड़कियों को छिपकर देख रहा है। तभी सोहो की नज़र एजेंट पे पड़ जाती है, वो भागने लगता है। गार्ड के सन की भी नज़र एजेंट पे पड़ जाती है और उन्हें लगता है कि वो सब उसे दिया हुआ कर्ज लेने के लिए आया है। सोहो और गार्ड के बेटे दोनों एक साथ होकर इमरजेंसी गेट से डॉम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ गार्ड भी आता है। हना भी हट में जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। दूसरी ओर सोलहुई ब्योंगता का वेट कर रही होती है, क्योंकि वो युंगरो को घर तक छोड़ने वाला होता है। तभी ग्वांगते आता है और सोल को बताता है कि एजेंट ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। फिर ग्वांगते की नज़र गांगमू पर पड़ जाती है, जो कि ये देखकर वो सोल को लेकर डॉम के अंदर चला जाता है और अपना गंदा टिश्यू ब्योंगते पर फेंक देता है, जिससे कि ब्योंगतो भी उसे पकड़ने के लिए डॉम के अंदर आ जाता है। गांगमू बिना टाइम वेस्ट किए डॉम के अंदर आता है और सर्च करते मैकेनिकल रूम की बेसमेंट की ओर चला जाता है, जहाँ उसे सोहो मिलता है और दोनों में फाइट होने लगती है। सोहो के साथी भी डॉम में आ जाते हैं। एजेंट भी अपना फोर्स लेकर डॉम के अंदर आ जाता है। इसके बाद दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी होती है। ANSP के बीच घिरे होने के बाद भी सोहो युंगरो को अपनी गन पॉइंट पर करता है और सभी सोल्जर को गन नीचे रखने के लिए बोलता है। 3 काउंट के बाद फिर से गन शूट सुनाई देता है और यहीं पर